हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस और वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस के कुछ एग्जांपल्स जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताए थे और वीडियो काफी बड़ा हो जाने के कारण बाकी कुछ एग्जांपल जो थे वो नहीं बताए थे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे बहुत सारे सेट्स अलग अलग टाइप के। आपके सबसे पहले तो Rn में देखेंगे, उसके बाद आपके मैट्रिक्स में, उसके बाद पॉलिनोमियल्स में, फंक्शंस में, सीक्वेंस में, इन सारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी सेट को किसी वेक्टर स्पेस का वेक्टर सब स्पेस बताया जाता है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Rn होता है उसमें किसी सेट को किसी आपके जो वेक्टर स्पेस है उसका वेक्टर सब स्पेस कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे Rn में। ठीक है, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने R स्क्वायर में देखा। अब हम बात करेंगे आज R3 पर और Rn में। ठीक है, यानी कि आपका पिछला जो वीडियो था वो 2 टपल्स पर था, यहाँ पर जो है आपको 3 टपल्स पर मिलेंगे वेक्टर्स और उसके बाद n टपल्स में। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है हमारे पास, हमको बताने विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस ऑफ R3। ठीक है, इसका सब स्पेस बताना है। तो सबसे पहला सेट दिया हुआ है x y z बिलोंग्स टू R3 और कैसा रिस्ट्रिक्शन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सब स्पेस की जो सिंपल सी डेफिनेशन थी क्या है कि अगर हमको किसी भी सेट को मान लीजिए इसको W मान लेते हैं, तो अगर इस सब सेट को हमको क्या दिखाना है, वेक्टर सब स्पेस दिखाना है, तो हम क्या करते हैं W के 2 वेक्टर लेते हैं अल्फा बीटा और हम क्या दिखाते हैं a अल्फा प्लस बीटा जो है वो W में बिलोंग कर जाए। ठीक है, या फिर सिंपल हम देखते हैं वेक्टर एडिशन जो है वो इसमें बिलोंग करे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी आपके W में क्या करे, बिलोंग करे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें या तो हम अलग अलग देख लेते हैं, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन बनाते हैं उतना ज्यादा आपको तरीका पता चलता है कि हमको किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, तो कई बार हम इससे जाएंगे और कई बार हम यहाँ पर से भी चेक कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला आपका सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, 3 टपल का है ये भी, और एक रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको 3 टपल में दिया है, यानी कि आप 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, आपके पास x y z 3 डायमेंशन है। ठीक है, यहाँ पर बोला x इज इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है जब हम 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं और x इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। अब वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो कोई भी जो प्लेन होता है अगर वो ओरिजिन से होकर के गुजर रहा है, ठीक है, कोई भी प्लेन है अगर वो ओरिजिन से जा रहा है तो वो क्या बनेगा, वेक्टर सब स्पेस बनेगा। तो ये जो है आपका सेट ये कुछ नहीं है, आपका क्या है, वाई जेड प्लेन है। क्या है, वाई जेड प्लेन है। तो ये जो वाई जेड प्लेन है क्योंकि ये ओरिजिन से होकर के जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये एक वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। तो यहाँ पर हमको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप करते भी हैं तो आपको x इज इक्वल टू 0 लेना है, यानी कि आपका कैसा बनेगा टपल, अगर आप उससे जाना चाहें डेफिनेशन से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाएंगे तो आपका एक वेक्टर बना लीजिए 0, क्योंकि आपको x इज इक्वल टू 0 रखना है, और ये बन गया y1 z1। और इसके बाद बीटा ले लीजिए दूसरा वेक्टर, तो ये हो जाएगा 0 y2 z2। अब इसमें वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब भी आप लगाएंगे तो ये दोनों वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं, वेक्टर एडिशन लगाते हैं, तो आपका पहला वेक्टर तो 0 रहेगा ही रहेगा, यानी कि आपको 0 मिलेगा और इधर के 2 वेक्टर मिलेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आपको मिल रहा है, यानी कि ये बिलोंग कर जाएगा आपके किसमें, W में। अब उसके बाद जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी भी एलिमेंट का जब हम इसमें गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर का, ठीक है, आप जिसके भी ओवर यहाँ पर ले रहे हैं, आपका फील्ड जो भी हो, R हो, Q हो या कुछ भी हो, तो वहां से हम जब कोई स्केलर लेते हैं तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा मिलेगा आपको, 0 ay प्लस az। ठीक है, इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी अगर देखें तो आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो फुलफिल हो रही है कि आपका जो पहला टपल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर जो पहला टपल है वो क्या है, 0 आ रहा है, यानी कि वेक्टर एडिशन भी इसमें बिलोंग कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। यानी कि आप यहाँ पर से 2 तरीके से जा सकते हैं। अगर आप दिए गई प्रॉपर्टी को, दिए गए आपका जो भी सेट है उसको समझ पा रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधे डेफिनेशन से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें क्या कि ये जो है वाई जेड प्लेन बन रहा है और चूंकि ओरिजिन से जा रहा है इसलिए भी हम इसको वेक्टर सब स्पेस कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम डेफिनेशन से देखें तब भी ये क्या बन रहा है, एक वेक्टर सब स्पेस बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम y को 0 कर दें या z को 0 कर दें तब भी ये क्या बनेगा, आपका वेक्टर सब स्पेस बनेगा। ठीक है, आप इसमें रिस्ट्रिक्शन बदलते जाइए और नए नए सब स्पेस बनाते जाइए। ठीक, तो एक हो गया ये। अब उसके बाद जब हम आते हैं सेकंड वाले में तो x y z r क्यू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है यहाँ पर।
तो अगर यहाँ पर देखिए x प्लस वाई करने से आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x प्लस वाई करने से 0 मिल रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं, इस तरीके से। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये जो x y z का जो टपल बन रहा है ये आपका कैसा बनेगा, अगर हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, y को पहले फुलफिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई, और z तो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि यहाँ पर x और y में से या तो x y पर डिपेंड करेगा या y जो है वो x पर डिपेंड करेगा, z तो है वो तो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, तो अगर हम कहें कि x जो है वो y पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स आपका y एक फ्री वेरिएबल होगा और एक x फ्री वेरिएबल होगा। तो y और z दो फ्री वेरिएबल मिल रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका yz प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है वो क्या है, yz प्लेन है। या इसी को हम कहें, अगर हम ये वाली रिस्ट्रिक्शन y जो है x पर डिपेंड कर रहा है तो ये बन जाएगा क्या आपका xz प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो ये भी प्लेन हो गया, और ये प्लेन भी कहाँ से होकर के जा रहा है, ओरिजिन से होकर के जा रहा है। क्योंकि अगर ओरिजिन से होकर के नहीं जाता है तो ये आपको बता दिया जाएगा इस सेट में से आपका, अगर ये ओरिजिन से नहीं होकर के जा रहा है तो ये सेट किस तरीके से होगा, इसमें माइनस करके आपका एक जो 0 0 0 एलिमेंट है वो माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा कि ये जो सेट है ओरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है। पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, और दैट मीन्स हम क्या मान करके चलेंगे कि ये जो सेट है वो किससे होकर जा रहा है, ओरिजिन से होकर के जा रहा है। ओरिजिन से होकर के जाने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस बता रहे होते हैं तो उसके पास एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनती है वो क्या बनती है, 0 0 0। ठीक है, तो जैसा भी आपका टपल है उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो यहाँ पर 3 टपल का यानी कि 0 0 0 बनेगा, तो वो चीज जो है इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस नहीं बन रहा है। तो एक तरीके से ये क्या बन रहा है आपका yz प्लेन या xz प्लेन बन रहा है, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा आपका एक वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। इसके अलावा जब आप इसको और दूसरे तरीके से देखना चाहें तो एक बार x प्लस जेड कर लीजिए, एक बार y प्लस जेड कर लीजिए, तो ये अलग अलग प्लेन में बदलता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते जाएंगे कि आपका ये सब स्पेस बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसको आप बाय जो डेफिनेशन है उससे भी बना करके देखिएगा। ठीक है, तो ये जो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पर देखें तो आपको क्या बोला गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, आपका पूरा x y z प्लेन बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि क्या होगा, सब स्पेस होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 दिया, दैट मीन्स ये ओरिजिन से तो जा रहा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका सब स्पेस बन जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू आप डेफिनेशन जाना चाहें तो आप क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे। तो 2 एलिमेंट आपके कैसे होंगे, x1 x2 x3 और y1 y2, ऐसा मत लीजिए, x1 y1 z1 ले लीजिए एक वेक्टर, और एक ले लीजिए x2 y2 और z2। अगर आप इसको अल्फा बोलते हैं इसको बीटा बोलते हैं, तो आपका a अल्फा प्लस बीटा जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, इस w में। ठीक है, इस w में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे। तो आपका जो a अल्फा प्लस बीटा है वो कैसा एलिमेंट होगा, इस सारे में आप एक एलिमेंट एक का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके वेक्टर्स तक जोड़ देंगे। तो जब आप टपल्स वाले वेक्टर जोड़ते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टपल फर्स्ट से ऐड होता है, सेकंड टपल सेकंड से, और थर्ड टपल किससे ऐड होता है, थर्ड से। यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ax1 प्लस x2, ay1 प्लस y2, ay3 az1 प्लस z2, आपको ये मिलेगा। यानी कि ये जो वेक्टर है a अल्फा प्लस बीटा वो होगा ये। अब ये जो वेक्टर है वो सेट में बिलोंग कब करेगा, जब वो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी कि यहाँ पर कोई भी वेक्टर कब बिलोंग करेगा, जब हम उन तीनों को ऐड करते हैं। एक्स वाई जेड था तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 टपल्स है, इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से z1 प्लस z2। अब इसको ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करें कि जितने भी a वाले टर्म है वो सारे साथ में कर ले। तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस z2। क्योंकि हम क्या बोले हैं कि जो ये है वो क्या आपका अल्फा है, अल्फा किसका एलिमेंट है, w का, बीटा किसका एलिमेंट है, w का। अब चूंकि ये दोनों w के एलिमेंट हैं, दैट मीन्स ये इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर मिलेगा x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 और x2 प्लस y2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 0 प्लस 0, यानी कि टोटल क्या आ गया, 0।
यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा, क्योंकि जब ये वेक्टर भी 0 दे रहा है इसके सारे टपल, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसका एलिमेंट होगा, W का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है। पहला ये कि अगर आप किसी सेट, आपको कोई सेट दिया हुआ है और आप उसको देख पा रहे हैं कि वो सेट आखिर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि ये आपका वाई जेड प्लेन था, ये भी आपका वाई जेड प्लेन था, ये जो आपका पूरा एक्स वाई जेड प्लेन है। तो इस तरीके से अगर आप पूरा देख पा रहे हैं और फिर साथ में आपको ये चेक करना है कि आप वो ओरिजिन से जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे कि क्या है, ये एक सब स्पेस है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिंपली इस मेथड से जाइए, ए अल्फा प्लस बीटा निकालिए और उसको उसमें सेट में क्या कर दीजिए, बिलोंग कर रहा है ये दिखा दीजिए, ठीक है, कि वो उस सेट का एलिमेंट है कौन, ए अल्फा प्लस बीटा। तब हम क्या कर देंगे कि जो आपका सेट है वो क्या बनाएगा, एक वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, देखने में तो ये सेट, ये जो दिया है ये भी क्या है, प्लेन की इक्वेशन है, पर इस प्लेन को हमको ये देखना है कि क्या ये ओरिजिन से होकर के जा रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिन जो होती है वो हमारी 0 0 0 होती है। तो जब आप इसको 0 रखते हैं एक्स वाई जेड की जगह, तो ये आपको क्या मिलता है, 0 मिलेगा। लेकिन ये जो चीज है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए, और ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन 0 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये जो भी प्लेन है वो ओरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है, ओरिजिन से होकर के नहीं जा रहा है, दैट मीन जिसके पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जो सेट है आपका वेक्टर सब स्पेस नहीं बनाएगा। अगर अकॉर्डिंग टू हम किसके जाना चाहें, हमारे किसके अकॉर्डिंग जाना चाहें डेफिनेशन में, तो ए अल्फा प्लस बीटा जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए अल्फा प्लस बीटा अगर हम ये लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, तो हम सिंपली अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं पहले कि हमारा जो वेक्टर एडिशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो वेक्टर एडिशन को अगर यहाँ पर देखें तो वेक्टर एडिशन जब लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा लेना, तो आप अल्फा ले लीजिए x1 y1 z1 और बीटा ले लीजिए x2 y2 z2। तो जब आप इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, यानी कि आपका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या बनेगा, x1 x2 y1 y2 और z1 z2, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि अब आपको क्या करना है कि ये जो वेक्टर है ये इसका एलिमेंट कब होगा, जब इस पूरे का सम क्या है आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x मतलब जो पहला टपल है उसको सिंपली जोड़ना है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, दूसरा टपल जो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये हो जाएगा 2 y1 प्लस y2, और तीसरा टपल में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 z1 प्लस क्या हो जाएगा z2। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2y1 प्लस 3z1, इसको हम एक साथ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा x2 प्लस 2y2 प्लस 3z2, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। क्योंकि हमारा ये अल्फा और ये बीटा जो है ये तो सेट का ही एलिमेंट है, यानी कि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के, और ये भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के, यानी कि टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब हम कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है, जबकि इसको ये जो पूरा जब हम इक्वेशन को जब इसमें रखे हैं अल्फा प्लस बीटा करने पर तो क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 नहीं है, ये जो सम है वो इक्वल टू 2 है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है यानी कि ये जो वेक्टर है वो आपके सेट में बिलोंग नहीं करेगा, और ये बिलोंग नहीं करेगा मतलब अल्फा प्लस बीटा बिलोंग नहीं करेगा, मतलब वेक्टर एडिशन यहाँ पर फेल हो जाता है। और वेक्टर एडिशन फेल हो रहा है इसलिए जो सेट है वो क्या नहीं बनेगा, वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि आपको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या कोई और नंबर ग्रेटर या इक्वल में, ग्रेटर में या लेस में मिल रहा है, तो आप सिंपल सी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाइए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसे एलिमेंट होता है जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर दे, डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोले, सारे xi मतलब x1 x2 x3 xn जितने भी xi's हैं आपके पास वो सारे के सारे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए अल्फा, तो ए को एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, मान लीजिए -1 लेते हैं, तो -1 करके अगर आप अल्फा करते हैं यानी कि x1 x2 x3 करते हैं xn करते हैं, तो क्या हो जाएगा -(x1) -(x2) -(x3), ये सारा आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गया तो ये भी आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो अब एक सिंपल सा नोट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलती है, ठीक है,
आपको कोई सेट दिया हुआ है, सेट में रिस्ट्रिक्शन कैसी दी है, कोई लीनियर रिस्ट्रिक्शन दी हुई है और इक्वल टू में आपको 0 दिया हुआ है, तो वो ऑलवेज आपका एक वेक्टर सब स्पेस बनेगा ही बनेगा, या वेक्टर स्पेस भी बनेगा ही बनेगा। बस आपको ये देखना है कि जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका है इक्वल टू में वो 0 होना चाहिए, तो आपका ये जो सब स्पेस, ये जो सेट होता है वो ऑलवेज एक सब स्पेस बनता ही है। अगर इसमें भी अगर आपको इक्वल टू 0 दिया होता तो ये भी क्या बन जाता है, एक सब स्पेस बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू में 0 के अलावा कोई भी और नंबर दिया हुआ है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इक्वल टू 0 दिया और ये क्लीनियर इक्वेशन है, दैट मीन्स पावर जो है वो सब टपल्स की, जितने भी आपके वेरिएबल्स है सबकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। और अब अगर आप डेफिनेशन से जाना चाहें तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जो हमारे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है वहाँ पर जो लास्ट के जो 3 एग्जाम्पल थे Rn वाले, उसको सब स्पेस दिखाना था हमको Rn का, और उसके ऊपर वाले जो थे वो R3 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिखाना है कि आपको सबसेट्स दिए हुए हैं और आपका जो वेक्टर स्पेस है वो किसका है, सीक्वेंसेस का, ठीक है। किसका है, सीक्वेंस का सब स्पेस है। और जो सीक्वेंस लिए गए हैं कहाँ से लिए गए, R से, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पूरा एन टपल वाला कोई भी सेट ले रहे हैं तो वो एक सब स्पेस बनाता है जब तक कि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो। उसके अलावा जब आप सीक्वेंस का पूरा सेट लेते हैं सारे सीक्वेंसेस का और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हो तो वो आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है। लेकिन जब आपके पास रिस्ट्रिक्शंस दे दी जाए तब आपको चेक करना होता है कि वो एक सब स्पेस बनेगा या नहीं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके सबसेट में बिलोंग करना चाहिए और ए अल्फा जो है वो सबसेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सब स्पेस दिखाने के लिए अब यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, ए अल्फा प्लस बीटा का नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस बीटा तभी आप यूज करना जब आपको आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो इजी दिख रहा हो। और अगर आप सिंपल यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं क्वेश्चन को तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन किस चीज को यूज करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको ये ना सोचना पड़े कि मुझे कहाँ से चेक करना है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यहाँ पर हम सेट ले सीक्वेंसेस का। अब ये सीक्वेंसेस कैसे है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। जितने भी आप सीक्वेंस लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। अब हमको चेक करना है अल्फा प्लस बीटा और ए अल्फा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं, कोई भी 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया जाता है तो दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो सम होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसलिए यहाँ पर हम सम की बात करेंगे तो सम जो है वो कन्वर्जेंट ही आएगा, यानी कि जो सम है वो आपके सबसेट में बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप ये जानते हैं कि अगर xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो cn जो होता है वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, यानी कि ए अल्फा जो आप निकालेंगे वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही होगा। यानी कि जो सम निकाल रहे हैं वो भी कन्वर्जेंट आ रहा है और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं वो भी कन्वर्जेंट आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों इस सेट से क्या कर जाएंगे, बिलोंग कर जाएंगे। कभी भी हम कोई भी सेट ले रहे हैं और किसी एलिमेंट को अगर इसमें दिखाना है कि वो है या नहीं तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी आपको दिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कन्वर्जेंट आ रहा है मतलब इसी का ही एलिमेंट होगा। ए अल्फा एंड ए अल्फा जो है वो भी कन्वर्जेंट आ रहा है, दैट मींस वो भी इसी का ही एलिमेंट होगा, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें एक्सन इज नल सीक्वेंस। अब नल सीक्वेंस किसको कहते हैं, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट क्या आती है 0। अगर एक्सन आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सन जो है 0 आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, नल सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नल सीक्वेंस कहते हैं। तो अब अगर हम देखें कि अगर हम कोई भी 2 नल सीक्वेंस अगर ले एक्सन और वाई 2 नल सीक्वेंस है, यानी कि लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सन करेंगे तो ये भी 0 आएगा और लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी वाई एन करते हैं तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमको दिखाना है कि वेक्टर एडिशन इसमें बिलोंग करता है तो अल्फा प्लस बीटा, अगर इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा दैट मींस क्या, xn प्लस yn की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस बनेगा। तो इस सीक्वेंस से हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 सीक्वेंस है, दोनों कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और कन्वर्ट किसको करता है, अगर xn a को कन्वर्ट कर रहा है और yn b को कन्वर्ट कर रहा है तो xn प्लस yn किसको कन्वर्ट करता है, a प्लस b को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर xn किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, yn किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, यानी कि xn प्लस y किसको कन्वर्ट करेगा,
0 प्लस 0 दैट मीन्स किसको 0 को, यानी कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये भी एक कैसा सीक्वेंस हो गया, नल सीक्वेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये भी किसको कन्वर्ट कर रहा है 0 को, यानी कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो भी इस सेट का क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा करने से जो सीक्वेंस बन रहा है वो भी नल सीक्वेंस है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका एक सबस्पेस बन जाएगा। इसके अलावा हमको एक चीज और देखना था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे ये, तब भी आपको एक लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट निकालेंगे तो आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपका ये कॉमन आ जाएगा। और ये 0 है तो आप यहाँ पर तो कोई भी स्केलर लीजिए, उसका जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या देगा, 0 ही देगा। यानी कि वेक्टर एडिशन भी इसमें बिलोंग कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स ये जो आपका सेट है वो क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसकी, xn एक दिया है सीक्वेंस, कैसा है कि xn किसको कन्वर्ट कर रहा है, 5 को। ठीक है, तो अगर आप दो सीक्वेंस लिए, मान लीजिए xn लिए, ये किसको कन्वर्ट कर रहा है 5 को, yn एक सीक्वेंस लिए, ये कन्वर्ट कर रहा है किसको 5 को। तो जब इसका सम इसमें बिलोंग करवाना है तो जो सम बनेगा वो भी किसको कन्वर्ट करना चाहिए, 5 को, तभी वो सम इसमें बिलोंग करेगा। मतलब ये जो है एक ऐसा सेट है, उन सारे सीक्वेंसेस का सेट है जो 5 को कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब आप सम निकालें, अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो एक्स एंड वाई एन आया, तो ये किसको कन्वर्ट करेगा, 5 प्लस 5 दैट मीन्स किसको, 10 को। यानी कि जो सम है वो भी 5 को कन्वर्ट करना था और वो 10 को कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब नहीं है मतलब क्या, ये वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब ये सब स्पेस नहीं बनेगा। इसी की तरह अगर यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी स्केलर ले लिया जाए या कोई भी नंबर ले लिया जाए, कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए, तो फिर ये आपका सेट जो है वो सब स्पेस नहीं बनेगा। इन जनरल आप यहाँ पर ए कर सकते हो और एक ऐसा हो नॉन जीरो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एक्सन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर आपका, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके उसको क्या बना सकते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्योंकि मान लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप ए एन ले लीजिए -1/n, और जब ए एन करेंगे तो ए एन मतलब ये अल्फा है, तो अगर आप ए अल्फा करते हैं यानी कि ए एन करते हैं और ए को आप क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/n। और ये कैसा सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगा। इसी तरीके से आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप बाउंडेड के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरीके से ये जो कन्वर्जेंट की बात है उसी तरीके से आप कॉसी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इन सारे क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें एक्सन इज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है मतलब किसको कन्वर्ट कर रहा होगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है मतलब हर बार एक ही नंबर आ रहा होगा। जैसे ये एक सीक्वेंस है 1 1 1 1 1, तो ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, सारे टर्म इसके क्या है 1 1 1 है। दूसरा आप कोई सीक्वेंस ले लीजिए, वो भी वैसे ही होगा, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कोई फिक्स नंबर ही मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा। दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो, यानी कि जो सम होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारा ए हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये भी एक वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वहां पर अगर देखें तो एक्सन कैसा, एक्सन हैज नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, नो लिमिट पॉइंट यानी कि ऐसा सीक्वेंस है जिसके पास कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, जीरो सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके जीरो होंगे, तो वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा, यानी कि ये आपका सब स्पेस नहीं बनेगा। उसके बाद बात करें एक्सन इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो जब आप अनबाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं तो आप दो सीक्वेंस ले लीजिए, एक आपका ए एन इज इक्वल टू एन ले लीजिए और बी एन इज इक्वल टू -n ले लीजिए। ये दोनों सीक्वेंस कैसे हैं, अनबाउंडेड है। इन दोनों अनबाउंडेड सीक्वेंस को जब आप ऐड करते हैं एन बी एन, तो ये क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और ये एक ऐसा सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी कि वेक्टर एडिशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसी की जगह आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं कि आप जीरो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो सीक्वेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए किसके, सीक्वेंसेस के। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के। तो ये जो वेक्टर स्पेस लिया गया है वो Pn(x) है और किस पर लिया गया है, फील्ड जो है आपका R है। ठीक है, फील्ड को भी ध्यान देना है कि फील्ड क्या है आपका R है। तुमको बताना है कि कौन कौन से सबसेट्स जो है इसके वेक्टर सब स्पेस बनेंगे। तो सबसे पहले हमको Px, कोई पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल कि Px इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंपल सा। ठीक है, तो जब आप कोई भी Px और Qx दो पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, दोनों का जो सम होगा P प्लस Qx इज
इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, हाँ इस तरीके का एक पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और साथ ही आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, यानी कि पावर क्या हो, 1 हो, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करते हैं इसको, p प्लस क्यू एक्स जो है ये आपके सेट में बिलोंग करना चाहिए, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। ठीक है, पी एक्स आपका क्या है, ए एक्स, ए 1x b1x और a2x प्लस b2x, तो इसको सब कर देखते हैं, तो जगह a1 प्लस a2x प्लस b1 प्लस b2। ठीक है, सिंपल। आप p और q दो पॉलिनोमियल लिए, px इज इक्वल टू a1x प्लस b1 ले लो और qx इज इक्वल टू a2x प्लस b2 ले लो। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि जो p प्लस q है वो इसमें बिलोंग करता है, तो ये इसमें बिलोंग कब करेगा, जब ये भी ax प्लस b के फॉर्म में हो। ठीक है, तो p प्लस क्यू एक्स लिए, तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं, p प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक लीनियर बन रहा है, ये आपका आर का एलिमेंट है और ये भी क्या है, आर का एलिमेंट है, यानी कि ये आपका क्या बन गया, एक वेक्टर सबस्पेस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जब आप स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इसमें स्केलर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका एक्स वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आप कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर लेते हैं, एक्स स्क्वायर में ले रहे हैं, तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर में ही मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो बस इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका इक्वेशन जो होगा वो कुछ इसी तरीके का ही होगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, बन गया क्या, वेक्टर सबस्पेस। इसके बाद अगर बात करें पी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, एडिशन तो ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ठीक है, लेकिन जब आप इसमें जीरो वेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, जीरो वेक्टर भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो जीरो वेक्टर कब होगा, जब पी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिले, जीरो मिले। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो ले रहा मतलब ए प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिले, जीरो मिले। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, आयोटा ए आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इमेजिनरी मिलेगा, जो आई है वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी मिल जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो फील्ड है वो क्या है, रियल नंबर का फील्ड है, यानी कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास जीरो एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद करें अगर डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डिग्री 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिग्री 2 है ऐसा नहीं बोला गया था, यहाँ पर डिग्री 1 है ऐसा नहीं बोला गया था, तो सबके पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिग्री 2 बोला गया, तो कोई भी आप पॉलिनोमियल उठा लीजिए डिग्री 2 का, अब उसमें जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जीरो स्केलर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी, यानी कि ये आपका गया। ठीक, उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू या वेक्टर स्केलर वेक्टर एडिशन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, जीरो आएगा, क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि इसमें बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद पी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, पी एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन पहले देखते हैं। तो अगर आप दो वेक्टर लेते हैं पी और क्यू, तो p प्लस क्यू जो है, दो पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स लेंगे, तो p प्लस क्यू उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो p प्लस क्यू उसमें बिलोंग कब करेगा, जब p प्लस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू एक्स मिले। तो p प्लस क्यू माइनस ऑफ एक्स जब आप लेकर के चलते हैं तो ये क्या मिलेगा, p ऑफ माइनस एक्स प्लस क्यू ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो चूंकि p और q आप इसका ले रहे हैं, यानी कि p ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो p एक्स होगा, और q ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एक्स होगा, यानी कि जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्यू एक्स, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू एक्स, यानी कि p प्लस क्यू माइनस एक्स इसके इक्वल आ गया p प्लस क्यू एक्स, यानी कि वो भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यानी कि ये जो है आपका एक इवन फंक्शन की तरह है, और इसी को अगर ऑड फंक्शन के रूप में लेंगे तब भी आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दिया है, तो कभी भी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो या कुछ और नंबर ग्रेटर और इक्वल दिया है तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कीजिए, वो उसको फेल कर देगा, यानी कि ये भी आपका वेक्टर स्पेस सब स्पेस नहीं बनेगा और ये बन जाएगा। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये जो आप सबसेट्स दिए हैं ये मैट्रिक्स के दिए हुए हैं, आपका मैट्रिक्स कैसा है, MNR, यानी कि आपके सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि कौन कौन से सबसेट्स जो हैं इसके क्या होंगे, सब स्पेस होंगे, और ये जो R है आपका जो फील्ड है वो रियल नंबर का फील्ड लिया गया है। ठीक है, सबसे पहला आता है MNR। ठीक है, ए बिलोंग करेगा आपके सबसेट से। ठीक है, कैसा कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका जो सम होगा
यानी कि A11 प्लस A22 अप टू ANN इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ट्रेस 0 होना मतलब यही। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी आपका सबसेट दिया हुआ है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कैसी हो, लीनियर हो और इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वो आपका वेक्टर सब स्पेस बनता ही है। ठीक है, तो ये आपका कैसा एक लीनियर इक्वेशन है और इक्वल टू में आपको क्या दिया हुआ है, 0, तो ये जो आपका वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको सिंपल देखना चाहे डेफिनेशन से, तो ट्रेस ऑफ, अगर a प्लस बी करते हैं तो ये क्या आता है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है, ट्रेस ऑफ a क्या है, 0, ट्रेस ऑफ b क्या है, 0। अगर a और b हम दो मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ के, तो यहाँ के लेंगे तो a अगर यहाँ का मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस 0 होगा, b अगर इसका मैट्रिक्स लेते हैं तो वो 0 होगा। हमको सम को चेक करना है कि वो इससे बिलोंग करेगा नहीं, तो सम का जब ट्रेस निकालेंगे तो वो इस तरीके से सॉल्व होता है ट्रेस। ठीक है, अगर आप ट्रेस का जो प्रॉपर्टी जानते हैं तो ट्रेस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b होता है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, 0। वेक्टर एडिशन इससे बिलोंग कर गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a, तो a ट्रेस ऑफ a हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, 0। सिंपल बिलोंग कर गया। तो इतना आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना मेहनत कर चुके हैं तो आपको बस एक ही प्रॉपर्टी याद रखनी है, इक्वेशन लीनियर होना चाहिए, इक्वल टू 0, तो वो सब स्पेस हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 है पर एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये नहीं कि हर जगह बस उसको लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 दिया है। तो आपने अगर मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। एक मैट्रिक्स ले लीजिए 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट भी 0 आएगा। दोनों का जब आप ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को तो जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट इसका जो है वो 0 नहीं आएगा, यानी कि ये आपका गया। ठीक है, इसके बाद अगर डिटरमिनेंट 0 है तब फिर चेक करना पड़ेगा आपको। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तब भी चेक करिएगा। इसी तरीके से आप कोई भी एक मैट्रिक्स एग्जांपल ले सकते हैं और फिर इस तरीके से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या लेना है, मैट्रिक्स लेना है कैसा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो A और B अगर दो मैट्रिक्स लेते हैं इसलिए तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मिलेगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B मिलेगा। तो हमको A प्लस B को इसमें बिलोंग कराना है, तो A प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो A प्लस बी के बराबर आना चाहिए। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सम का ट्रांसपोज निकालना चाहे तो वो अलग अलग ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये है आपका A और ये है आपका B, यानी कि A प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज आ गई इसके इक्वल, यानी कि A प्लस बी का ट्रांसपोज A प्लस बी के बराबर आ गया। सिमिलरली अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि K का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ये K A के ट्रांसपोज के इक्वल आता है, यानी कि K ही आएगा आपका। तो ये आपका क्या बन गया, वेक्टर सब स्पेस बन गया। इसी तरीके से आप ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू हर्मिशियन के लिए, इन सारे के लिए आप इसको दिखा सकते हो। तो हर किसी को मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो बाकी को आपको क्या करना है, चेक करना है इसको स्क्यू हर्मिशियन के लिए, हर्मिशियन के लिए और साथ ही साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद A बिलोंग्स टू MNR, A11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अगर देखा जाए कि लीनियर है और इक्वल टू में क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका क्या बनाएगा, वेक्टर सब स्पेस बनाएगा। आप इस तरीके से मैट्रिक्स एग्जांपल आप लेकर के चेक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर अगर 0 रखना है तो जब आप इसका सम करेंगे तो यहाँ पर तो आपको 0 ही मिलेगा। स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। सिंपल सी चीज है। इसी की तरीके से अगर आपको A11 को 0 ना करके कोई भी एलिमेंट को अगर 0 बोल देता है या फिर कुछ एलिमेंट्स का सम आपको 0 बोल देता है, ठीक है, जैसे A11 प्लस A12 प्लस A15 कुछ भी आप ले लीजिए, उसको अगर लीनियर फॉर्म में सम करके इक्वल टू 0 देना है तो आप उसको सिंपली बोल सकते हैं कि वो क्या बनेगा, वेक्टर सब स्पेस बनेगा। ठीक है, बस आपकी इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें Aij इज इक्वल टू 0, कैसे मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स होगा आपका, Aij इज इक्वल टू 0 होना चाहिए कब, जब I ग्रेटर देन हो। जैसे जब कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरीके से आप n की कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। I ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब हम ऐसे चलते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज चल रहे हैं तो Ij इज इक्वल टू 0 है कब, जब I ग्रेटर देन है 0 से। तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, डायगोनल को छोड़ने के बाद नीचे, तो ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है।
बाकी नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। क्यों? क्योंकि जब जब आपका आई जे से ग्रेटर है तो आपको ए आई जे इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो यहाँ पर आए 2 1, आई जो है जे से बड़ा, इसी तरीके से 3 1, आई जो है जे से बड़ा। तो नीचे जो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसमें आई जो है जे से बड़ा होता है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, 0। अब बच गया ये। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है, और इसके लिए मल्टीप्लाई किया जाए तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आती है। तो इस तरीके से ये भी क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसको इक्वल टू भी लगा लीजिए, फिर इसको ग्रेटर कर लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा लीजिए, फिर आई और जे को इक्वल टू बस ले लीजिए। तो इस तरीके से आपका बनता है क्वेश्चन। अब बच गया फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के जितने भी सेट बने हैं उनको सब स्पेस दिखाना। तो जैसा कि आपने सीक्वेंस में पढ़ा है और पॉलिनॉमियल में पढ़ा है, सेम वही सारी चीजें जो है फंक्शंस के लिए अप्लाई होंगी। तो अब जो है मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ। अगर आपको वो नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और उसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपका वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है आगे के नए वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जो है आगे आने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलना चाहिए। तो जब तक आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से कर दीजिए।